नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। रात के 9 बज गए, यानी कि वक्त लाख कटे की बात का। और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे समाजवादी पार्टी के आईटी सेल प्रमुख को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने मनीष छगन अग्रवाल को ट्विटर हैंडल से अभद्र टिप्पणी करने पर 3 एफआईआर दर्ज की और उसके बाद में आज गिरफ्तारी की गई। इस गिरफ्तारी के बाद अखिलेश यादव लखनऊ पुलिस मुख्यालय पहुंचे तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी हंगामा किया। गिरफ्तारी के बाद विवाद इतना बढ़ा कि बात सियासी जहर तक पहुंच गई। जब पुलिस ने अखिलेश यादव को चाय ऑफर की तो अखिलेश यादव ने पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर गुस्से में अखिलेश यादव ने कहा कि चाय नहीं पीनी, कहीं इसमें जहर तो नहीं। अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए भी बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने क्या कुछ लिखा वो भी आपको बताते हैं। बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस पर दबाव डालकर गिरफ्तारियां करवा रही है, इसके पीछे कोई नैतिक आधार नहीं है। बीजेपी अपने लोगों से नारी सम्मान के विरुद्ध अपशब्द और दूषित विचार फैलाती है और फिर उसकी प्रतिक्रिया को दंडित करती है, न कि उनको जिन्होंने इसकी शुरुआत की हो। ये लिखकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। ये है समाजवादी पार्टी का ट्विटर अकाउंट संभालने वाले मनीष छगन, जिस पर अभद्र टिप्पणी का आरोप है। महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल का आरोप है। बीजेपी नेताओं के खिलाफ गलत शब्दों के प्रयोग का भी आरोप है और कई मुकदमे भी दर्ज हैं। और अब ये शख्स सलाखों के पीछे पहुंच गया है। एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज डीजीपी मुख्यालय पे आए थे, क्योंकि वो खुद माननीय विधायक हैं और उनके साथ कुछ अन्य माननीय विधायक गण भी मौजूद थे। उनको प्रवेश दिया गया तथा अन्य लोगों को प्रवेश नहीं दिया गया। क्योंकि आज संडे का दिन था, उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ एक नामजद अभियोग तथा मीडिया सेल के खिलाफ 2 अन्य अभियोग पंजीकृत हैं, जिसकी विस्तृत विवेचना इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट तथा सर्विस प्रोवाइडर से सभी सूचनाएं एकत्रित करने के बाद से उसकी गिरफ्तारी की गई है। समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया संभालने वाले मनीष छगन अग्रवाल को जैसे ही जेल भेजा गया, सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो गई। अखिलेश यादव खुद मोर्चे पर आ गए और सरकार के खिलाफ हमला बोलना शुरू कर दिया। मनीष छगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के विरोध में लखनऊ में पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे अखिलेश यादव की पुलिस के साथ विवादित बातचीत सुनने को भी मिली और चाय के ऑफर को अखिलेश ने कतई जहर बता दिया। वहाँ से हम मंगा लेंगे, आपने मंगाई हम मंगा लेंगे। ए विकास, अगर खुल गया हो कोई जगह खुल गई तो चाय ना बाहर से आने नहीं पियेंगे चाय। यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे, या हम अपनी लाएंगे। कब आपका ले लेंगे प्लास्टिक का जो होगा, हम नहीं पी सकते। जहर दे दोगे तब? हाँ नहीं, हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे। हम बाहर से मंगा लेंगे चाय, आप भी पीजिए हम भी पीजिए, आप अपनी पीजिए हम अपनी पीजिए। जहर वाली चाय पर अखिलेश चौतरफा घिर गए। केशव मौर्य ने अखिलेश को गुंडे और माफिया का सरदार बता दिया तो बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है वो श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा दिए गए शब्दों को उस मीडिया सेल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रयोग में लाए जाते थे। और वह महिला कार्यकर्ता हैं कि पार्टी के कोई नेता हैं कि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य है कि पार्टी का कोई प्रवक्ता है, जहां सारी मर्यादाओं की रेखाओं को पार करके इतने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते थे, जिन शब्दों को दोहराना भी हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है।
और ऐसे लोगों के खिलाफ तो पुलिस कार्रवाई होनी भी चाहिए थी। पुलिस ने कार्रवाई किया है, मैं पुलिस कार्रवाई करने का स्वागत भी करता हूं और श्री अखिलेश यादव जी का ऐसे गंदे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का जिसका स्वागत करना चाहिए, उस के विरोध में अगर वह पुलिस मुख्यालय पहुंचते हैं, पुलिस कार्यालय पहुंचते हैं, तो यह उनकी और भी गंदी और भद्दी सोच का ही परिचायक है। आईटी एक्ट में जो धाराएं हैं उसके खिलाफ कार्रवाई पुलिस कर रही हो, लेकिन आप सबके माध्यम से मेरा एक निवेदन है कि सार्वजनिक जीवन में है हम लोग, और अपनी माताओं के, बहनों के, परिवार के लिए, क्योंकि हमारे व्यक्तिगत किसी से कोई विवाद नहीं है, वैचारिक विवाद हैं, और जो विचारधारा से जुड़े विषय हैं उन्हें इतने निचले स्तर तक ले जाएं कि हम अपनी माताओं के, बहनों के बारे में, बच्चों के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें, ये खेदजनक है। और सार्वजनिक जीवन में इस तरह के विषयों का कोई भी स्थान नहीं है। समाजवादी पार्टी हो या कोई भी दल हो, हमें सबको मिलकर इस पर जरूर विचार करना चाहिए और एक भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। अभद्र टिप्पणी करने वाले मनीष जगन के समर्थन में अखिलेश के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और पुलिस के साथ उलझ गए और जमकर नोक-झोंक भी हुई। हालांकि पुलिस बल ने किसी तरह कार्यकर्ताओं को शांत करवाया, लेकिन अखिलेश यादव अब भी मनीष जगन के समर्थन में दिखे और सरकार पर निशाना साधा। पुलिस प्रशासन उसके साथ है जो अन्याय कर रहा है, झूठ बोल रहा है। जो सच बोलेगा वो सजा पाएगा। और ये घटना कोई एक दिन की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके गलत भाषा इस्तेमाल कराती है, गलत भाषा लिखवाती है सोशल मीडिया पर, जिससे दूसरे लोग भी उन्हें जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी को अपने लोगों को भाषा सही इस्तेमाल करें और उनका दूसरों के प्रति अगर गलत भाषा का इस्तेमाल होगा तो दूसरे ने भी गलत भाषा का इस्तेमाल हुआ है और किया है। अभद्र टिप्पणी, जातिगत टिप्पणी, महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले मनीष जगन भले ही कानून के शिकंजे में हों, लेकिन यूपी की सियासत में गर्म हवाएं चल रही हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि मनीष समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। खैर, अखिलेश के लाल संग्राम पर अब दोनों तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है और जहर वाली सियासत पर वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज पूरे दिन इसी मसले पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। चलिए बात किसानों की कर लेते हैं। अच्छी खबर किसानों के लिए, प्रदेश सरकार ने किसानों का एक बार फिर कर्ज माफ कर उन्हें नए साल का तोहफा दिया। किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ कर दिया गया है। 33,400 से ज्यादा किसानों को राहत मिली है और इसी के साथ ही प्रदेश में 19 जिले के किसानों को भी लाभ मिलेगा। तो 2017 की कर्ज माफी योजना के तहत ये राहत मिली है। कर्ज माफी योजना में हजारों किसान रह गए थे पिछली बार, जिन्हें लाभ नहीं मिला था टेक्निकल वजहों से। 190 करोड़ रुपए इस बार कर्ज माफी के लिए आवंटित किए गए हैं। योगी का फर्क साफ है, एक बार फिर किसानों का कर्ज माफ है। 2017 में योगी सरकार ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ करने के आदेश दिए थे। उस समय कुछ किसान तकनीकी खामियों के चलते इस लाभ से वंचित रह गए थे, जिनका कर्ज माफ कर दिया गया है। सरकार की तरफ से किसानों का 190 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जा रहा है, जिसका लाभ 19 जिलों के 33,000 किसानों को मिलेगा। प्रदेश के भीतर ऋण मोचन देश भर में सबसे बेहतर तरीके से इतने बड़े पैमाने पर 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए का माफी का फैसला, यह हिम्मत यदि किसी के पास थी तो योगी आदित्यनाथ जी के पास थी, भारतीय जनता पार्टी के पास है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है, जो 3 वर्षों से देश की 81 करोड़ जनता को निःशुल्क भोजन करा रहे हैं। सरकार के फैसले से इन जिलों के किसानों को लाभ मिला। आगरा, अयोध्या, औरैया, बलिया, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, हाथरस,
जौनपुर, कन्नौज, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, संभल, शामली, सीतापुर और सोनभद्र। पात्र किसानों के 1 लाख रुपए तक के सरकारी कर्ज माफ होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान कर्ज माफी की लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीदवारों को लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन सूची में अपना नाम देख सकेंगे। दरअसल किसानों का कर्ज माफ करने के साथ ही सीएम योगी का मकसद किसानों की आमदनी दोगुना करना है। इसके लिए प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जा रहा है। आप आश्चर्य करेंगे कि उत्पाद में अंतर नहीं है, लेकिन लागत में अंतर है। 1 एकड़ में 12 से लेके 15,000 रुपए की बचत हो सकती है और 12 से 15,000 की बचत इस बात को बताती है कि किसान की लागत, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि किसान की आमदनी को दोगुना से अधिक करने के लिए हमें क्या करना है, लागत को कम करना है, उत्पादनता को बढ़ाना है। अनेक कार्यक्रम भारत सरकार ने किए हैं किसान कल्याण के। मुख्यमंत्री योगी का मानना है कि यूपी की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो कृषि वृद्धि दर को वर्तमान की तुलना में दोगुना करना होगा और उत्तर प्रदेश में इसकी क्षमता है, जिसके लिए प्राकृतिक खेती पर फोकस किया जा रहा है और इसके लिए गंगा किनारे 7 जिलों को चिन्हित किया गया है। दूसरा, हम लोगों ने गंगा के तटवर्ती 27 गांवों के साथ साथ पूरे बुंदेलखंड के 7 जनपदों को भी प्राकृतिक खेती के लिए चुनाव किया है। हम उस पर कार्य अपना आगे बढ़ा रहे हैं। हमने तय किया है इसके सर्टिफिकेशन की कार्रवाई को भी हम अलग अलग जगह लैब्स बनाएंगे। यहाँ वाराणसी में हमारी लैब जो इस बात को साबित कर सकेगी, इसको प्रमाणित करेगी कि ये जो बीज है या जो प्रोडक्ट है या प्राकृतिक है या ऑर्गेनिक है, वह लैब यहाँ काशी में लगभग तैयार होने जा रही है। इसके अलावा 8 अन्य जनपदों में सरकार अलग से अपनी लैब स्थापित कर रही है। किसान कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिससे लागत कम और आमदनी को दोगुना से ज्यादा किया जा सके, जिसके लिए प्रदेश में प्राकृतिक खेती पर भी जोर दिया जा रहा है। सीएम योगी का मानना है कि किसानों के कर्ज माफी के साथ ही उनकी आमदनी को भी बढ़ाया जाए, जिससे यूपी के किसानों की जिंदगी में खुशहाली आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में गंगा की रेती पर बने टेंट सिटी का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश भी दिए। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों लोकार्पण होना है। टेंट सिटी पूरी तरह से तैयार है। थीम बेस्ड शादी और अन्य समारोह के आयोजन के लिए भी यहां पर बुकिंग शुरू कर दी गई है। और बैंक्वेट हॉल की बुकिंग 13 जनवरी को उद्घाटन के बाद ही शुरू की जाएगी और हॉल में खाने पीने के लिए 5 सितारा होटल की कैटरिंग की सुविधा भी होगी। इसके अलावा यहां साज सज्जा सहित अन्य सुविधाएं भी अलग अलग कंपनियों को जोड़ा जाएगा ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया और फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। गंगा किनारे बसे खूबसूरत घाटों वाली काशी में गंगा पार रेती में भी अब रौनक दिखाई देने लगी है। गंगा पार रेती में टेंट सिटी बसाने का सपना साकार हो गया है, जिसका सीएम योगी ने निरीक्षण किया। टेंट सिटी में लोहे की प्लेट से सड़क बनाने के साथ अलग अलग विला बनाए गए हैं, जिसे 15 जनवरी से पर्यटक के लिए खोल दिया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है।
के मुख्यमंत्री आज एक बार फिर से टेंट सिटी में यहाँ पर और यहाँ का जितना भी जो सुविधाएं दी जा रही हैं, टेंट सिटी में आने वाले पर्यटकों के लिए जो जो चीज़ें बनाई गई हैं और जो दावा किया गया है उसको दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। तो लगभग 20 से 25 मिनट तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे टेंट सिटी का भ्रमण किया और बाकायदा इसके बाद वो बैठक भी लिए और बैठक के दौरान जो सुरक्षा को लेकर और जो सुविधाओं को लेकर के यहाँ पर बातें की गई हैं उसके बारे में देखे हैं, उसके बारे में सुने हैं। केवल 1 महीने में रेती पर टेंट सिटी का आकार इतना भव्य और दिव्य है कि पर्यटकों को लुभाने लगा है। गंगा पार बने इस सिटी में 5 स्टार सुविधाएं हैं। रेस्टोरेंट और डाइनिंग एरिया बनाया गया है। गेम जोन और योग केंद्र भी है, जहां पर्यटक वाटर स्पोर्ट्स और हॉर्स राइडिंग का भी लुत्फ उठा पाएंगे। डीलक्स प्रीमियम नाम से कॉटेज होंगे। 30 एकड़ में टेंट सिटी बनाई जाएगी। डीलक्स कॉटेज का चार्ज 8,000 रुपए, प्रीमियम कॉटेज 14,000 रुपए, गंगा दर्शनम विला 24,000 रुपए। टेंट में महाराजा बैट हॉल, प्राइवेट बीच, टीवी, रजवाड़ी सोफा सेट भी लगाया जाएगा। डाइनिंग टेबल, फ्रिज, रूम हीटर, इंटरकॉम की सुविधा भी होगी। पैकेज में गंगा आरती, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन, लाइव म्यूजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाव से गंगा दर्शन भी शामिल होगा। काशी कॉरिडोर बनने के बाद वाराणसी में पर्यटकों के आने के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं और अब माना जा रहा है कि टेंट सिटी बनने के बाद यहां आने वाले टूरिस्ट की संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। काशी में न सिर्फ पूरे देश से बल्कि विदेशों से भी बड़े पैमाने पर पर्यटक और भक्त आते हैं। ऐसे में टेंट सिटी पर्यटकों के लिए बड़े आकर्षण का केंद्र साबित हो सकती है। टेंट सिटी के कारण पर्यटकों को गंगा के किनारे आनंद लेने का भी मौका मिलेगा। बीच पर जो प्राइवेट बीच है इस पर बैठकर आप छोटी पार्टी भी कर सकते हैं। यहाँ से जो है घाटों का दर्शन भी कर सकते हैं। तो जो सबसे खास है वो ये कि न केवल इसका इंटीरियर खास है बल्कि जो प्राइवेट बीच है बनाया गया है वो भी आपको काशी में पर्यटन का एक नया आनंद देगा और यहाँ से घाट के दर्शन और यहीं से आपको काशी विश्वनाथ के दर्शन और नाव की सवारी भी मिलेगी। काशी में तेजी से विकास हो रहा है, साथ ही प्रशासन की कोशिश है कि काशी की खूबसूरती और बेहतर हो जाए। ऐसे में गंगा पार टेंट सिटी घाटों की तरह काशी का प्रमुख सेंटर बन सकती है, जिसका सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात जोशीमठ की कर लेते हैं। जोशीमठ जो कि धीरे धीरे नीचे धंस रहा है, घरों में दरारें बढ़ती जा रही है, मकान की नींव डगमगा रही है, मानो बड़ी तबाही आने वाली हो। लेकिन इस आपदा के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या जोशीमठ को बचाया जा सकता है? ये कई सारे सवाल हैं, क्योंकि 1975 में यूपी सरकार ने सर्वे का आदेश दिया था और 1975 में गढ़वाल कमिश्नर ने आयोग भी बना लिया था, जिसमें भूवैज्ञानिक और इंजीनियर शामिल थे। 18 लोगों की ये टीम थी और इस आयोग ने जोशीमठ को अति संवेदनशील माना। पत्थरों को बिल्कुल भी न छेड़ने की सिफारिश की गई थी। मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में निर्माण को सीमित दायरे में रखने की भी गुजारिश की गई थी। क्योंकि जोशीमठ ग्लेशियर की मिट्टी पर बसा एक शहर है, लेकिन जोशीमठ में कुछ ऐसा भी नहीं हुआ जिसकी वजह से पूरे शहर में अब दरारें पड़ रही हैं। कयामत की आहट, कयामत का अलार्म, कयामत की दस्तक डरा रही है। सैतालीस साल पहले जो भविष्यवाणी हुई थी वो सच साबित हो रही है। 47 साल पहले भूवैज्ञानिकों ने जो स्टडी की, 47 साल पहले जो रिपोर्ट तैयार की गई, उसकी एक एक बात सच साबित हो रही है। सबसे पहले दरार
बड़ी थी और अब वो दरार देखें आप किस तरीके से और ज्यादा चौड़ी हो गई है। आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पूरा एक हाथ इसके नीचे जा रहा है। ये देखिए आप, जोशीमठ में जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं और पूरी जो दरार का जो एरिया है वो लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी किस तरीके से लगातार दरारें बढ़ रही हैं। एक रजा बसा शहर पाताल की ओर जा रहा है। यहाँ घर दरक रहे हैं, दीवारें टूट रही हैं, सड़कें धंस रही हैं, शहर पाताल में समा रहा है। इस मार्केट में मौजूद हूँ, जोशीमठ का मेन मार्केट ये है और यहाँ पर भी सड़क धंसना शुरू हो गई है। सड़क किस तरीके से धंस रही है उसकी एक बानगी मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगी, हमारे दर्शक देखें। और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जिनकी दुकानें यहाँ पर है, जिनकी आर्थिकी इसी पर डिपेंड है, वो बेहद परेशान है। उत्तराखंड के जोशीमठ में धरती जगह जगह से धंस रही है, सैकड़ों घरों में दरारें आ गई हैं। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि घर के घर कभी भी भरभरा कर गिर सकते हैं। जोशीमठ के लोग बुरी तरह से सहमे हुए हैं। इस घटना पर देश ही नहीं दुनिया भर के कई देशों के पर्यावरणविदों की नजरें टिकी हैं। लोगों के बीच बस यही सवाल है कि आखिर ये धरती धंस क्यों रही है। कि कहां पर, क्योंकि पूरे जोशीमठ में थोड़ी ना हो रहा है ये चीज, कुछ कुछ पोर्शंस होंगे जहां पर ये ज्यादा हो रहा होगा, तो उन पोर्शंस को तुरंत ही आप जियोफिजिकल सर्वेज होते हैं, जियोलॉजिकल सर्वेज होते हैं, उनको स्टडी करके रिमोट सेंसिंग सार डेटा आ रहा है वो आपको एनुअली बताता चलेगा क्या चेंजेस आ रहे हैं, सीजनली बताएगा क्या चेंजेस हो रहे हैं लैंडस्केप में। इन सब को मिला के आपको स्टडी करनी पड़ेगी, हॉटस्पॉट्स आइसोलेट करने पड़ेंगे, फिर ट्रीटमेंट होंगे उसके। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिस्ट, रिमोट सेंसिंग पीपल, जियो टेक्निकल साइंटिस्ट, सिविल इंजीनियर्स, इनका एक कंसोर्शियम हो, ना कि ये लोग अलग अलग स्टडी करें। जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ धार्मिक भविष्यवाणी है जिसमें भविष्य बदरी, भविष्य केदार का जिक्र और जोशीमठ के पाताल में समाने की कहानी है, तो दूसरी तरफ है वैज्ञानिक कारण, जिसमें 47 साल पुरानी उस रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है जिसमें जोशीमठ को लेकर पहले ही भविष्यवाणी की गई थी। भू धसाव की ये घटनाएं अचानक नहीं हो रही है। जोशीमठ लंबे अरसे से धंस रहा है। इस भू धसाव को लेकर स्थानीय लोगों की जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 2006 में वरिष्ठ भूस्खलन वैज्ञानिक ने जोशीमठ का अध्ययन किया था। तब इससे जुड़ी रिपोर्ट भी शासन और आपदा प्रबंधन विभाग को सौंपी गई थी। लेकिन आज जब सब कुछ धरती में समा रहा है तो हाहाकार मचा है। अब एक बार फिर रिपोर्ट बनाने की कवायद जोशीमठ को लेकर शुरू हो गई है। सर्वे किए जा रहे हैं, लेकिन 47 साल पहले जो सर्वे रिपोर्ट आई थी उस पर अमल नहीं लाया गया। अगर लाया गया होता तो शायद आज परिस्थितियां अलग होती। और जोशीमठ में क्या कुछ हालातों में आगे सुधार होता है, किस तरह की व्यवस्था आगे की जाती सरकार की तरफ से, वो भी अपडेट आपको देंगे। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।